अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह रहेंगे प्रभात साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राजनीति में विचारधारा क्या है? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब अपने अपने तरह से देते भी हैं, लेकिन फिलहाल देखें तो कांग्रेस के लिए यह विचारधारा एक तरह से अजीब सी पहेली बनकर रह गई है और पार्टी उसी में फंसी हुई नजर आ रही है। सर, वर्तमान परिस्थिति में देखें जिस तरीके से अनंत शर्मा ने पार्टी के ही निर्णय पर सवाल उठा दिए हैं, क्या आपको कांग्रेस की वर्तमान परिस्थिति, खास करके जो गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा की बात करते हैं जी, कहाँ खड़ी नजर आ रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, भटकी हुई नज़र आ रही है कांग्रेस। और ये बात कोई बाहर वाला नहीं बल्कि अंदर वाले ही कह रहे हैं। जिस तरीके से एक नहीं दो नहीं पूरे 23 नेता 24 नेता इस बात को कह रहे हैं, और ऐसे ये 24 नेता तो कह रहे, वो सबके सामने कह रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने और नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो शायद बोल नहीं पा रहे हैं या किसी झिझक से बोल नहीं रहे हैं। तो ये सबको दिख रहा है कि कांग्रेस भटक गई है, और भटक गई है इसीलिए उसकी जो टैली होती थी, चाहे वो निगमों में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो संसद में हो, वो अटक गई है। अब आप देखना कि जो गुजरात में बहुत बड़ा प्रचार किया था कांग्रेस ने, क्या हुआ? पंचायत चुनाव से भी सफाया हो गया, निगम चुनाव से भी सफाया हो गया। बाहर की दिल्ली की पार्टी जाकर वहाँ पर 23-24 सीटें ले आती है, और जिस पार्टी का वहाँ पे कभी शासन भी रहा है, जो पार्टी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखती है, वहाँ पे विधानसभा में रखती है, लोकसभा में तो अभी फ़िलहाल नहीं है 2-3 टर्म से, लेकिन उस पार्टी का वहाँ पे खाता नहीं खुलता सूरत में। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो विचारधारा है। अब आप देखिए कि नेहरू जी कांग्रेस को पंथ निरपेक्षता का झंडा पकड़ा के गए। बिल्कुल। अब वो झंडे में आज जो डंडा है वो सिर्फ पंथ निरपेक्षता का रह गया है, जो झंडा है उसके अंदर लगा हुआ है वो सांप्रदायिकता का हो गया है। अब वो आप देखिए कि एक तरफ तो एक हिंदूवादी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, चला रही है। वहीं अगर हम थोड़ा जब अपने मैप की दृष्टि से देखें तो नीचे चले तो आप केरल में जाइए। केरल में वेलफेयर पार्टी के साथ उसका गठबंधन है, और वेलफेयर पार्टी मुस्लिम लीग है, और इनके सिद्धांत, इनके जो भी इनके लक्ष्य हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता है। अब आप देखिए कि जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट पश्चिम बंगाल में इनके साथ गठबंधन कर लिया है कांग्रेस ने, गठबंधन को औपचारिक रूप दे भी दिया गया है। तो जो कांग्रेस के नेता सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, हमने देखा था कोरोना काल में जो उसका चीफ है उसने क्या कहा था, अब्बास सिद्दीकी, उसने क्या कहा था कि खुदा करे कि इतने लोग मारे जाएं। तो ये ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्ति के साथ क्या कोई राजनीतिक दल गठबंधन कर सकता है? और वो पार्टी जिसने आज़ादी के संघर्ष में योगदान दिया हो, क्या उस पार्टी को उस ऐसे दलों के साथ, ऐसे नेताओं के साथ कोई संबंध रखना चाहिए? एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए इस समय जो कांग्रेस का अगर हम देखें कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है कि बस मरने से बस कैसे भी बच जाएं, तो उस कैसे भी बच जाएं में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि बीजेपी मंदिर मंदिर जाती है और वहाँ पर जाकर इसको फ़ायदा मिलता है, तो इन लोगों ने भी दौरे शुरू करे, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों और नेता हों, मंदिर मंदिर गए, गुरुद्वारे गए। और देखिए किसी एक गरीब व्यक्ति को भोजन खिला देना या किसी बेसहारा की मदद कर देना, और उसके जो फ़ोटो है उसके साथ थोड़ा सा उसके कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा के उसके साथ मुस्कुराते हुए बातें कर लेने के जो तस्वीरें आपकी अखबारों में प्रदर्शित हो जाएंगी, तो सिर्फ उतने भर से 130 करोड़ भारतीयों का दिल नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपकी नीतियाँ जो हैं वो स्वीकार्य होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप शायद सही राह पर जा रहे हैं, एक मौका आपको देना चाहिए। आपने अब तक सिर्फ विरोध की राजनीति करी है, वो
आपको ये बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। और ऐसा कांग्रेस ने जहां भी किया, जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, विधानसभा चुनाव के समय कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, वहाँ पर सरकार ही बनी, लेकिन क्या कर्ज माफ़ हुए? तो अब अगले राज्य में आपके वादे पर कौन यकीन करेगा? तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी से वादा करते हैं, अब आप असम में वादा कर रहे हैं कि हम महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे जो गृहिणियाँ हैं, और भी तमाम तरह के वादे कर दिए गए हैं, तो क्या हम वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो इन वादों को पूरा कर पाने में, जो वहाँ की सरकार बनेगी अगर बनती है तो कांग्रेस की, तो अब वो कर पाएंगे क्या? एक बड़ा सवाल ये आता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर इन दिनों संघर्ष मचा हुआ है, और कांग्रेस देखिए अपने आप को, अगर आप पूरा नाम पढ़ेंगे तो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। बिल्कुल ठीक है, अखिल भारतीय पार्टी है तो अखिल भारतीय नीति होनी चाहिए, लेकिन वो नीति का अभाव दिख रहा है। जैसा हमने अभी चर्चा करी कि आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, आप कर रहे हैं केरल में उन पार्टी के साथ, तो चलो ये एक ये मसला हो गया कि आप सांप्रदायिक राजनीति की तरफ आप भी बढ़ रहे हैं। जो अखिल भारतीय नीति है वो आपकी इसलिए नहीं दिख रही है। अब आप केरल में तो लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में उसके साथ लड़ रहे हैं, तो आपकी एक नीति कहाँ है? ठीक है कि जो आपकी नेता प्रांत में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा तो एक होगी। कांग्रेस की विचारधारा अब तक एक रही है, तो अब क्यों वो अलग अलग हर राज्य के हिसाब से अलग विचारधारा कैसे हो सकती है किसी की? तो ये जनता देख रही है, और कि आपने अलग राज्य के हिसाब से अपनी अलग विचारधारा बना ली है, अलग सिद्धांत अपना लिए हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गए हैं। इसीलिए कांग्रेस का आप देखेंगे कि जहाँ पे जो चुनाव नतीजे आते हैं किसी राज्य में, तो वहाँ से वो सिमटती जा रही है, तो वो अब शायद क्षेत्रीय पार्टी बन के रह जाए, और हर क्षेत्र के हिसाब से, हर राज्य के हिसाब से उसके अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग नेता हों। तो ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता। तो राष्ट्रीय पार्टी का औपचारिक दर्जा भले है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति नाम है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अखिल भारतीय नीति नहीं रह गई है, और जो नेहरूवादी जो सिद्धांत थे उनसे कांग्रेस ने पीछा छुड़ा लिया है, और ये दिख रहा है। ऐसा सिर्फ दूसरे पक्ष के लोग ही कहें ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भीतर के लोग भी यही कह रहे हैं, और वो दिख भी रहा है साफ। कांग्रेस के भीतर के लोग, यानी कि G23, आप जी सीधे तौर पे वहां इशारा कर रहे हैं। क्या ये G23 सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बयान दे रहा है? क्योंकि खुद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि आप बयान देने से बेहतर है कि आप उन राज्यों में जाके प्रचार करिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि सर उनकी क्या वाकई सुनी जा रही है पार्टी में? और दूसरी चीज, विचारधारा की बात हो रही है, तो भाजपा की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि चुनावी जीत हार के लिए विचारधारा नहीं बदलती है। तो कांग्रेस का कंफ्यूजन और इन G23 जो नेता हैं, इनको लेकर जो वहां पर असमंजस की स्थिति है, उसको कैसे देखते हैं? जी, और एक तो विचारधारा पे एक चीज़ रह गई थी। अब जैसे आपने भाजपा की बात करी, तो एक चीज़ जो स्पष्ट सामने दिखती है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को पक्ष में बात कर रहे हैं, किसी के विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट तौर पे दिखती है कि कांग्रेस में जो आता है, या कांग्रेस जिसके साथ जाती है, तो वहाँ पर विचारधारा में आप देख पाएंगे कि परिवर्तन हुआ है, चाहे कांग्रेस की में हुआ है। लेकिन अगर वही बीजेपी में अगर कोई आता है, तो वो बीजेपी का जो अपनी विचारधारा है उसको मानते हुए आता है, और उसके झंडे को, उसके एजेंडे को उसको फॉलो करना ही होगा। ये एक दिखाता है कि वहाँ पे अनुशासन कैसा है, यहाँ पे अनुशासन कैसा है। बहरहाल आपने बात करी कि ये बीजेपी को खुश करने के लिए G23 कर रहा हो, ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आनंद शर्मा ने अगर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ समझौते का विरोध किया, तो उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट करके सरकार की नाकामियां गिनाई हैं, सरकार से वादे पूरे करने पर जोर दिया है। और ये तो जग जाहिर है कि जो G23 के जो नेता हैं वो कांग्रेस के आधार स्तंभ हैं, और अब से नहीं है पार्टी में। वो कोई नेहरू जी के ज़माने से है, कोई इंदिरा जी के ज़माने से है, तो ऐसे बहुत पुराने हैं लोग हैं, इनको सत्ता का अनुभव है, और बहुत गहन मसलों को इन्होंने सुलझाया भी है। ऐसे इनके विशाल अनुभव वाले नेता हैं, इनकी योग्यता
को कांग्रेस को सम्मान करना ही चाहिए और उसका उपयोग भी करना चाहिए। अब ये जितने भी योग्य नेता हैं इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब इनको ये बात खल रही है कि अब आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद अगर रिटायर होने वाले थे तो कांग्रेस को चाहिए था कि उस जो कहीं भी राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो उनको पहले ले आते। ऐसा कांग्रेस ने पहले किया भी है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को, जैसे अब आनंद शर्मा का उदाहरण लीजिए, उनका टर्म खत्म होने वाला था लेकिन उनको 1 महीना पहले ही इस्तीफा दिलाकर राज्यसभा से उनको दूसरे राज्य से ले आया गया था। तो ये किया जाता है और किया जाना चाहिए। योग्य नेताओं की जहां जरूरत होती है उनको वहां पर उनसे काम लिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद को पहली बात तो ये अखरी। दूसरी बात, आनंद शर्मा को भी ये अखरना उनका स्वाभाविक बनता है कि जिस सदन में वो पिछले 2-2.5 दशकों से काम कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उपनेता के तौर पर अभी वहाँ पर वो सदन में हैं। जब नेता विपक्ष की बात आती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में पहली बार पहुंचे हैं, उनको बना दिया जाता है। तो अब आनंद शर्मा जैसे सीनियर व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में काम करेगा तो वो उनके लिए भी असहज स्थिति है। तो और ये सब निर्णय कौन कर रहा है? इन G23 को पता है कि सिर्फ भाई बहन कर रहे हैं या 2 लोग कर रहे हैं। तो ये सब निर्णय अगर हो रहे हैं तो इसलिए ये लोग एकजुट हुए हैं। जो किनारे कर दिए जा रहे हैं नेता, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। और कांग्रेस देखिए मजबूत कब कब रही है, जब उसमें मनोनयन की जो संस्कृति थी वो खत्म होकर चुनाव हुए हैं। जो सांगठनिक चुनाव जब तक नहीं होते हैं तब तक वो नेता नीचे से उभर कर नहीं आता है। अब आप किसी की गणेश परिक्रमा करते हैं, आपको वहाँ पे मनोनयन कर दिया जाए और आपको नीचे का जो लोग हैं वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, चुनाव में आप जाएंगे आपको नीचे के लोग हरा देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो मजबूत करना चाहते हैं और शायद उनका इसलिए विरोध हो रहा है। ये नेता इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इनको पता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए भी ये विरोध लगता है सर। अब भाजपा की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाजपा भी अब इस चुनाव के लिए एक तरीके से बैठकें कर रही है जी। क्या भाजपा के लिए परिस्थितियां अनुकूल, खास करके बंगाल और असम में आपको दिखाई दे रही है? देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि बीजेपी को परेशान कर सकते थे। जैसे हम अगर असम में सीएए वाला मुद्दा देखें, बिल्कुल असम में बीजेपी ने इसको थोड़ा सा साइडलाइन कर रखा अभी, लेकिन बंगाल में वो चुनिंदा तरीके से इसको उठा रही है कि वहाँ पे उनको कुछ ध्रुवीकरण का लाभ मिल जाए। देखना होगा कि अब जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, पार्टियां क्या क्या मुद्दे उठाती हैं। और 7-8 चरण का चुनाव है, हर चरण में अलग मुद्दे होंगे। और अभी फिलहाल अगर हम देखें पूरे 5 राज्यों में तो एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ ये चुनाव हासिल करवाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि असम में उसकी अगर सरकार बच जाती है और बंगाल में बन जाती है तो अगले साल जो 5 राज्यों में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव में उनके लिए पार्टी बहुत आत्मविश्वास से भर जाएगी। और अभी हम जब देख रहे हैं कि जो इस साल के जो भी संसद के जो सेशंस होंगे उनमें भी बीजेपी को मजबूती मिलेगी अपना काम करने में। खासतौर पर अपने जो इनका घोषणा पत्र था उसमें जो बड़ी बातें रह गई हैं, जैसे चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून है या और अन्य ऐसे कानून हैं जिनके खिलाफ भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि लोग आकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर सकते हैं। या तो अगर ये 2 राज्य में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में और आगे बढ़ेगी। काफ़ी कुछ बड़े वादों को पूरा कर भी चुकी है। तो मुझे लगता है कि हौसला बढ़ जाएगा। राजनीतिक ताकत आपको फिर आज़ादी देती है कि आप ठीक है, ये जो विरोध हो रहा है उसको दरकिनार करके आप अपने एजेंडे पर आगे बढ़े, क्योंकि जनता का विश्वास आपको है और लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। एक विषय पे इस सप्ताह बहुत चर्चा हुई, वो था कि इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ वो गलती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखें तो वो इमरजेंसी और आज की हालात बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक ढांचाएं हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला संघ पर किया जी। अब उसके बाद से भाजपा की ओर से जिस तरीके से पलटवार किया गया, क्या राहुल गांधी अब भी, जो भाजपा कह रही है कि संघ को समझने में उनको टाइम लगेगा, क्या राहुल गांधी अब भी संघ और
भाजपा पर कमेंट करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें इस बात का अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम जितना उसको टारगेट करेंगे उतना ही उसके लिए एक तरीके से पॉजिटिव हो जाता है? जी नहीं, देखिए एक तो क्या है कि राहुल गांधी की शैली है कि वो सीधा अटैक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और आरएसएस पर, सीधा एकदम डायरेक्ट अटैक करते हैं। और इसी जब कोई नेता डायरेक्ट अटैक करता है तो वो अपनी पार्टी का फिर वो सर्वमान्य नेता तभी बनता है कि जब वो सामने वाले पर डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत रखता है। तो वो जानते हैं कि उनको वापसी करनी है पार्टी अध्यक्ष पद पर, तो उनको अपनी ये शैली को बरकरार रखना है। लेकिन इसके जो नुकसान होते हैं वो चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को झेलने पड़ रहे हैं, और वो हो सकता है आगे भी झेलने पड़े अगर जो जनता, क्योंकि जनता ने ही मोहर लगानी है, जनता ने ही बटन दबाना है। अब आपने कहा कि जो राहुल गांधी की जो शैली है या बाकी सब चीज़ें हैं, तो अब मुझे लगता है कि आने वाले जो जैसा कि कांग्रेस ने कार्यक्रम भी घोषित किया है, शायद जून जुलाई में ये लोग अध्यक्ष पद का चुनाव कराने वाले हैं। हो सकता है राहुल गांधी की वापसी हो जाए, और अगर केरल में कांग्रेस की सरकार बनवाने में वो सफल हो जाते हैं तो वो उसका जीत का जो सेहरा है कांग्रेस उन्हीं के सर पर बांधने वाली है, और इनाम में उनको वो मिल सकता है। और आरएसएस पर देखिए, आरएसएस पर हमला कर देना आसान है, आरएसएस को समझना बाहर से समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन है। आपको संघ को समझना है तो आपको उसकी शाखा में जाना पड़ेगा। आप उसको खाली किताबों में पढ़कर नहीं समझ सकते, एक आप उसका इतिहास जान सकते हैं किताबों में पढ़कर, या एक धारणा आपको पता लग जाएगी। लेकिन संघ को समझना है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, शाखा में जाना पड़ेगा, तब आपको जाके पता लगेगा कि आपके मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो कितनी भ्रांतियाँ हैं, वास्तविकता क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग संघ के बारे में पाले रहते हैं। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।